आप समय का सही इस्तेमाल करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मिलियंस ऑफ डॉलर्स देकर भी आप दिन का 1 मिनट एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं कर सकते। हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड वेलकम टू द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। कुछ लोग YouTube पर वीडियोस टाइम पास करने के लिए देखते हैं, लेकिन कुछ लोग YouTube को क्लासरूम समझकर एजुकेशनल वीडियोस देखते हैं और सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं। सो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप उन लोगों में से है जो कुछ सीखना चाहते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस वीडियो की शुरुआत एक शॉर्ट स्टोरी से करते हैं। विक्रम अपने अर्ली 30s में है, पढ़ा लिखा है, उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है और फिर MBA भी करा है। उसकी मंथली इनकम भी अच्छी है और कुछ महीनों पहले ही उसकी शादी हुई है। शादी से पहले विक्रम स्पेंड थ्रिफ्ट यानी खर्चालू था और अपनी पूरी इनकम वो अपने आप पर और अपने दोस्तों पर उड़ा देता था। लेकिन हाल ही में विक्रम जिस स्टार्टअप में काम करता है, उन्हें फंडिंग ना मिलने के कारण उसे जॉब पर से रिजाइन करने को कहा गया है। विक्रम की एक लग्जरी कार है जिसकी EMI करीब 25,000 रुपए है। वो काफी लग्जरियस अपार्टमेंट में रेंट पर रहता है, सो रेंट भी अच्छा खासा है। उसने एक पर्सनल लोन ले रखी है और ये पैसे उसने अपनी शादी के वक्त अपनी होने वाली वाइफ को आईफोन और एक महंगी वॉच गिफ्ट करने के लिए यूज करे थे। विक्रम उन लोगों में से है जो इंप्रेशन जमाने में मानता है। नॉर्मली जब विक्रम के पेरेंट्स या करीबी दोस्त उसे सलाह देते कि थोड़ा सेव करो, तो वो उन्हें कहता, बाबू मुशाई, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए रे। अब पहली बार विक्रम पैसों को लेकर चिंता कर रहा है क्योंकि वो ये सिचुएशन पहली बार फेस कर रहा है। विक्रम को भरोसा है कि उसे दूसरा जॉब तो मिल जाएगा, लेकिन उसे इस बात की कमी सता रही है कि इतने सालों तक अच्छा कमाने के बावजूद भी उसका बैंक बैलेंस 0 है और उसका नेट वर्थ नेगेटिव है। यानी उसने बैंक से जो लोन लिया है वो उसे चुकाना है और लाइफ में पहली बार शायद उसे अपने पेरेंट्स या दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़ेंगे। ऑल्दो ये स्टोरी हमारे ही एक क्लाइंट की केस स्टडी है, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा कमा रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन सही फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियल प्लान ना होने के कारण वो वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पा रहे हैं। सो मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आज आपके साथ विक्रम की लाइफ स्टोरी के माध्यम से डिस्कस करूंगा फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के 7 पड़ाव। और अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक करके चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। विक्रम ने 28 की एज से ही कमाना शुरू किया था और आज उसकी एज 33 इयर्स है। उसकी करंट सैलरी 1,25,000 रुपीज है और अगर हम ये अज्यूम करें कि उसकी सैलरी 8% से ग्रो हुई है तो उसकी सैलरी 6 बरस पहले 83,000 रुपीज के करीब थी। और अगर विक्रम तब से अपनी सैलरी का 80% अमाउंट उड़ाकर 20% अमाउंट भी इन्वेस्ट करता तो 12% रिटर्न अजम्पशन के हिसाब से उसके पास 21 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट तो होना ही चाहिए था। और उसकी इनकम और एज के हिसाब से उसकी करंट नेट वर्थ 50 लाख रुपीस होनी चाहिए थी, जो नहीं है। और जब विक्रम के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर ने उसे ये सब कैलकुलेट करके बताया, तब उसे रियलाइज हुआ कि कैसे उसने 6 बरस वेस्ट किए थे। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे पहला लेवल है क्लैरिटी। सबसे पहले तो एक एक्सेल शीट में अपनी टोटल मंथली इनकम को लिखिए, आपकी बिजनेस इनकम, सैलरी, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम वगैरह वगैरह। फिर अपने टोटल एक्सपेंसेस लिखिए, जैसे घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा जैसे स्कूल फी, ट्यूशन फी, आपकी लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट, आउटस्टैंडिंग टेन्योर, करंट इंटरेस्ट रेट और EMI, आपके इन्वेस्टमेंट्स जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, EPF, PPF, NPS, गोल्ड, रियल एस्टेट वगैरह की करंट मार्केट वैल्यू, कितने अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस है आपका, क्या आपके पास कोई इमरजेंसी फंड है, हाँ तो कहां है और कितने अमाउंट का है। ये सारे पॉइंट्स को नोट करने पर आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप ये समझ पाओगे कि फाइनेंशियली फिलहाल आप कहां स्टैंड करते हो। अब ये सब नोट डाउन करने के बाद अपने टॉप 5 फाइनेंशियल गोल्स को लिखिए, जैसे अर्ली रिटायरमेंट, बच्चों
बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजना, नया घर खरीदना, वेकेशन पर जाना, कार खरीदनी वगैरह वगैरह। और ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आपको पहुंचना कहां है। सो फाइनेंशियल फ्रीडम के सबसे पहले पड़ाव में आपको यह समझ आएगा कि आप कहां हो और कहां पहुंचना है। और विक्रम ने भी अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के कहने पर सबसे पहले यही किया। तो अब चलते हैं सेकेंड लेवल की ओर, जो है सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता। अगर आपके लोन की ईएमआई और बाकी खर्चा आपकी इनकम से ज्यादा का है तो क्या इनकम को बढ़ाया जा सकता है या किसी अनवांटेड खर्चे को रिड्यूस किया जा सकता है, ये सोचना शुरू करना होगा। इस स्टेज में हमें कोशिश करनी है कि हम अब और लोन्स ना ले और आने वाली इनकम में से ही खर्चा मैनेज करें। चांसेस है कि इस स्टेज में आप पे चेक टू पे चेक ही सरवाइव करोगे। विक्रम ने भी डिसाइड किया है कि अब वो कोई और नया लोन नहीं लेगा और अपने फिजूल के खर्चों को कंट्रोल करेगा। अब समझते हैं थर्ड लेवल को, दैट इज अवेयरनेस। इस स्टेज में आपको कोशिश करनी है कि इनकम में से थोड़ा पैसा हर महीने सेव करें, जिससे इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हैं। विक्रम की जॉब चले जाने पर उसे रियलाइज हुआ कि इमरजेंसी फंड का ना होना कितनी डरावनी सिचुएशन हो सकती है। अगर विक्रम बीमार पड़ जाता और 1-1.5 बरस काम नहीं कर पाता तब क्या होता, या अगर विक्रम के पेरेंट्स की तबीयत खराब होती तब वो क्या करता। आपको कोशिश करनी है कि इनकम को बढ़ाकर लोन की ईएमआईज और फिजूल के खर्चों को कंट्रोल में करके थोड़ा अमाउंट सेव करना है एज एन इमरजेंसी फंड। अब हमें हमारे इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में क्लैरिटी है, हमें फाइनेंशियल गोल्स भी पता है और हमारे पास थोड़ा बहुत इमरजेंसी फंड भी है। फोर्थ लेवल क्या होना चाहिए, तो वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपने अपने सारे हाई इंटरेस्ट वाले क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन्स को रीपे कर दिया है और आपके पास आपका 6 से 8 महीनों का खर्चा लिक्विड फंड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट्स में पड़ा है एज एन इमरजेंसी फंड, तो आप फाइनेंशियली स्टेबल है। विक्रम के पास अब इमरजेंसी फंड है और अब वो पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड्स पर कोई अमाउंट पे नहीं करता। तो फिफ्थ लेवल इज फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपके पास आपके लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स में 2 साल के खर्चों जितना अमाउंट है तो आप फ्लेक्सिबल है। ये वो अमाउंट है जिस पर कोई लॉक इन नहीं है और आप जब चाहे तब इन पैसों को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीपीएफ से अमाउंट विड्रॉ नहीं किया जा सकता, सो ये लिक्विड इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस स्टेज पर अगर आपको अपने जॉब से कुछ महीनों का ब्रेक लेकर एक बेटर जॉब ढूंढना है तो आप ये रिस्क लेने का सोच सकते हैं। अगर आप भी 1-to-1 कोचिंग लेकर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि आपको अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे अर्ली रिटायरमेंट, घर खरीदना, कार खरीदनी, वेकेशंस, इन्हें अचीव करने के लिए क्या करना होगा, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। तो चलिए अब समझते हैं सिक्स्थ लेवल को, दैट इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ज्यादातर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लोगों की इनकम उनके द्वारा क्रिएट किए गए एसेट्स से ही आती है, जैसे प्रॉपर्टी से रेंट, स्टॉक्स से डिविडेंड, बॉन्ड्स या एफडीज से इंटरेस्ट। और उनके पास ऑप्शन होता है एक्टिवली काम ना करने का। वो अपना समय पैसे कमाने के लिए ट्रेड नहीं करते, वो अपने पसंद का काम करते हैं और इस काम को करके वो खुश रहते हैं। हमें लगता है कि ये वो लोग हैं जो बड़े घर में रहते हैं, महंगी कार चलाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने का एक सिंपल रूल है जिसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने से पहले हर इंसान ने यूज किया है। अक्सर हमें यही कहा जाता है कि अपनी इनकम का 10%, 15% या 20% इन्वेस्ट करो और 65 की एज में रिटायरमेंट ले लो। लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इंसान अपनी इनकम को एक्सपोनेंशियली बढ़ाता है और इनकम के बढ़ने के साथ साथ अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करता है और हर महीने अपनी इनकम का 70 to 80% अमाउंट इन्वेस्ट करता है। जैसे हमारे कई सारे क्लाइंट्स में से एक क्लाइंट है जो कि पायलट है और वो अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपीज अर्न करते हैं हर महीने, लेकिन वो 3.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और अपने फाइनेंशियल प्लान को फॉलो करते हैं और बचे 1.5 लाख रुपए से अपना खर्चा चलाते हैं। और ऐसा करना उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग करने के बाद ही शुरू किया है, क्योंकि अब उन्हें पता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए उन्हें क्या करना होगा और वो अपने पैसों को सही डायरेक्शन दे पा रहे हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इनकम कम है या ज्यादा। अगर आप फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना
चाहते हैं कि आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। एंड फाइनली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का 7th लेवल होता है फाइनेंशियल अबेंडेंस। मेरा एक दोस्त है जिनका काफी बड़ा बिजनेस है जिसे उसका सीईओ संभालता है। इनकी कंपनी स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड भी है। इस दोस्त के पास उसकी जरूरत से ज्यादा पैसे है और टाइम भी है। ये रेगुलरली एक्सरसाइज करता है और फिटनेस पर भी ध्यान देता है क्योंकि इसे पता है कि वेल्थ एंजॉय करने के लिए टाइम के साथ साथ फिटनेस भी जरूरी है। महीने के 15 दिन ये बस ट्रैवल करता है। इसे काफी सारी चीजें खरीदने के लिए पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स ये काफी बच्चों की एजुकेशन भी सपोर्ट करता है। मैं इसे फाइनेंशियल अबेंडेंस कह सकता हूँ। सो हम सबका गोल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फिर फाइनेंशियल अबेंडेंस होना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में वॉच टिल एंड जरूर लिखिए और बताइए मुझे आप कौन से लेवल पर हैं। आप इस चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। एंड फाइनली इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।